जब चमारों की जनसंख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा ही तो दिखेंगे। आरक्षण एक भीख है। ये जवाब उन हरामखोरों के लिए भी है कि आरक्षण यदि भीख होती तो वो घर बैठे मिल गई होती। यहाँ से ये समझने की जरूरत है कि आरक्षण अधिकार है, आंकड़ा ही नहीं है। जब जातिगत जनगणना ही नहीं हुई है तो आपका पास में कोई आधार ही नहीं है जातिगत आरक्षण को वर्गीकरण करने की या उसमें क्रीमी लेयर लाने की। ठीक है। और दूसरी बात, जो लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्या सरकार ने उनकी स्थिति को जानने का कोशिश किया या सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्थिति को जानने का कोशिश किया कि वो आरक्षण का लाभ क्यों नहीं वो उन तक पहुंच पा रहा है या क्यों नहीं वो लाभ ले पा रहे हैं? इस बारे में कोई विचार नहीं किया। असल में उद्देश्य ये है कि सिर्फ लोगों को वर्गीकृत करके उनकी ताकत को तोड़ना, कमज़ोर करना। अगर सरकार का या सुप्रीम कोर्ट का असल उद्देश्य ये होता कि समाज को बेहतर बनाना है, विकसित बनाना है और जो सबसे निचले पायदान पर हैं उस व्यक्ति तक उसका हक और अधिकार पहुंचाना है, तो सरकार की और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जिम्मेदारी ये बनती थी सबसे पहले तो वो आंकड़े निकाले। आंकड़े निकालने के बाद में जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पाने का मतलब है कि वो कॉलेज की पढ़ाई तक नहीं पहुँच पा रहा है, वो नौकरी के फार्म भरने तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो जो मुसहर जातियां हैं, जो डोम जातियां हैं, जो वाल्मीकि वो पहुंचेगा जब सरकार मेरी फाइनेंशियल जो कंडीशन है घर की उसको एक स्टेबल करेगी, बैलेंस करेगी। जब मेरे घर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी तो मैं टेंशन फ्री रहूँगा। टेंशन फ्री रहूँगा तो मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। पढ़ने की कोशिश करूँगा तो कॉलेज तक जाऊँगा, नौकरी के लिए फार्म भरूँगा। तब हो सकता है कि भाई मैं जो है मेरे को रिजर्वेशन का लाभ मिल पाए। क्लासिफिकेशन से लाभ नहीं मिलेगा। उन लोगों की फाइनेंशियल स्थिति को सुधारना पड़ेगा, उनको पढ़ाने के लिए सहयोग करना पड़ेगा, उनकी एजुकेशन को फ्री करना पड़ेगा। उसके बाद ही संभावना है कि वो लोगों को रिजर्वेशन का लाभ जो है वो मिल पाएगा। जाति के 5 लोग हैं, अब उस 20 लोगों में से 10 लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस 5 लोगों में से 2 लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब वो उन 10 लोगों में से 5 लोग लग गए, इन 2 में से 1 आदमी लगा, तो किसका दिखेगा कि हाँ भाई कौन ज़्यादा है? जब जनसंख्या उनकी ज़्यादा है, वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, वो लोग बाबा साहब का हाथ पकड़ करके आगे बढ़े हैं, उन्होंने मेहनत किया है, प्रयत्न किया। ये जवाब उन लोगों के लिए भी है जो लोग कहते हैं ना आरक्षण एक भीख है। बहुत से लोग गुमराह हैं अंधविश्वास में, पाखंडवाद में, वो उस वजह से नहीं संघर्ष कर पा रहे हैं। और जो कुछ कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं उनमें से कुछ को लाभ मिल भी रहा है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का हिस्सा है कि आपको संघर्ष करते रहना है। परिणाम आपको कब, किस तरीके से, कहाँ, किससे मिल जाए उसका कुछ पता नहीं है। आपने एक लाइन भी प्रशांत बौद्ध जी हैं हमारे साथ, चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। इनसे जानते हैं और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनको भी इस मुद्दे पर समर्थन देने की क्या जरूरत है। सबसे पहले तो प्रशांत भाई स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षण जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी कह रहे हैं कि हम बंटवारा नहीं होने देंगे, इस चीज़ को आप समर्थन कर रहे हैं, क्यों? बिल्कुल। वो इसीलिए है क्योंकि हमको ये पता है कि आरक्षण वर्गीकरण करने का ना तो अभी ज़रूरत था और ना ही सरकार के पास, ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई ऐसे आंकड़े हैं जिसको वो बता करके ये हमको कह रहे हैं कि भाई वर्गीकरण की ज़रूरत है। वर्गीकरण की ज़रूरत तो तब पड़ेगी कि हाँ भाई आपके पास में कोई आंकड़े हैं जिनको देख करके आप ये दिखा रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पर फला जातियाँ ही जो है आरक्षण का लाभ ले रही हैं और कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो उनका आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जब आंकड़ा ही नहीं है, जब जातिगत जनगणना ही नहीं हुई है तो आपका पास में कोई आधार ही नहीं है जातिगत आरक्षण को वर्गीकरण करने की या उसमें क्रीमी लेयर लाने की। ठीक है। और दूसरी बात, जो लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्या सरकार ने उनकी स्थिति को जानने का कोशिश किया या सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्थिति को जानने का कोशिश किया कि वो आरक्षण का लाभ क्यों नहीं वो उन तक पहुंच पा रहा है या क्यों नहीं वो लाभ ले पा रहे हैं? इस बारे में कोई विचार नहीं किया। असल में उद्देश्य ये है कि सिर्फ लोगों को वर्गीकृत करके उनकी ताकत को तोड़ना, कमज़ोर करना। अगर सरकार का या सुप्रीम कोर्ट का असल उद्देश्य ये होता कि समाज को बेहतर बनाना है, विकसित बनाना है और जो सबसे निचले पायदान पर हैं उस व्यक्ति तक उसका हक और अधिकार पहुंचाना है, तो सरकार की और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जिम्मेदारी ये बनती थी सबसे पहले तो वो आंकड़े निकाले। आंकड़े निकालने के बाद में जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पाने का मतलब है कि वो कॉलेज की पढ़ाई तक नहीं पहुँच पा रहा है, वो नौकरी के फार्म भरने तक
तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, उस कारण पर काम किया जाए कि भाई उसके पास में क्या आर्थिक समस्या है, उसकी क्या सामाजिक समस्या है जिसकी वजह से वो कॉलेज तक नहीं पहुंच पा रहा या फिर जॉब लेने के लिए तक नहीं पहुंच पा रहा। तो जब उस समस्याओं पर काम किया जाता तब उसमें असल उद्देश्य दिखाई देता कि भाई वो परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उन लोगों को, उन जो निचले वर्ग के लोग हैं जिनको तो अधिकार नहीं पहुंच पा रहा है, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि समाज को वर्गीकृत करके उसकी ताकत, एकता को कमजोर करना है, तोड़ना है। नहीं, सरकार का ये तर्क है कि हम रिजर्वेशन कोटा विदिन कोटा देंगे तो लोग पढ़ाई करने लगेंगे, लोगों को जॉब मिलने लगेगा। सरकार का ये तर्क है कि हम उन्हें कोटा विदिन कोटा करेंगे तो जो मुसहर जातियाँ हैं, जो डोम जातियाँ हैं, जो वाल्मीकि जातियाँ हैं, उन लोगों को आरक्षण मिलने लगेगा और वो लोग आगे जो है वो मेन स्ट्रीम में आने लगेंगे। मान लिया मैं किसी निचली जाति से हूँ, ठीक है, और मेरे घर में मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है, मेरी माँ के लिए कमाने वाली है, वो सिर्फ मेरी 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर पा रही है, इंतजाम कर पा रही है। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है जो कि मेरे को पढ़ाई लिखाई के लिए जो है सहयोग कर सके। अब सरकार ने वर्गीकरण कर दिया, अब मुझ तक वो लाभ कैसे पहुंचेगा? वर्गीकरण करने के बाद में वो लाभ मुझ तक कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। वो लाभ तब पहुंचेगा जब सरकार मेरी फाइनेंशियल जो कंडीशन है घर की, उसको एक स्टेबल करेगी, बैलेंस करेगी। जब मेरे घर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी तो मैं टेंशन फ्री रहूँगा तो मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा तो कॉलेज तक जाऊँगा, नौकरी के लिए फॉर्म भरूँगा। तब हो सकता है कि भाई मैं जो है, मेरे को रिजर्वेशन का लाभ मिल पाए। क्लासिफिकेशन से लाभ नहीं मिलेगा। उन लोगों की फाइनेंशियल स्थिति को सुधारना पड़ेगा, उनको पढ़ाने के लिए सहयोग करना पड़ेगा, उनकी एजुकेशन को फ्री करना पड़ेगा। उसके बाद ही संभावना है कि वो लोगों को रिजर्वेशन का लाभ जो है वो मिल पाएगा। अदरवाइज कोई संभावना नहीं है उस तरह की कि उनको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, क्लासिफिकेशन से नहीं मिल पाएगा। क्रीमी लेयर लगाने की सरकार को, क्रीमी लेयर का तर्क तो सरकार दे रही है कि सही है। अभी क्रीम बनी कहाँ है कि लेयर उनको लगाने की जरूरत पड़ी है? सुप्रीम कोर्ट और सरकार का ये तर्क है कि चमार जाति के जो जाटो लोग हैं वो आरक्षण खा रहे हैं, डोम के पास, वाल्मीकि के पास, मुसहर जाति। अरे जब चमारों की जनसंख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा ही तो दिखेंगे। मतलब किसी लोगों की 20 लोग हैं, किसी लोग एक जाति के 5 लोग हैं। अब उस 20 लोगों में से 10 लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस 5 लोगों में से 2 लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब वो उन 10 लोगों में से 5 लोग लग गए, इन 2 में से 1 आदमी लगा, तो किसका दिखेगा कि हाँ भाई कौन ज़्यादा है? जब जनसंख्या उनकी ज़्यादा है, वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, वो लोग बाबा साहब का हाथ पकड़ करके आगे बढ़े हैं, उन्होंने मेहनत किया है, प्रयत्न किया। ये जवाब उन लोगों के लिए भी है जो लोग कहते हैं ना आरक्षण एक भीख है। ये जवाब उन हरामखोरों के लिए भी है कि आरक्षण यदि भीख होती तो वो घर बैठे मिल गई होती। यहाँ से ये समझने की जरूरत है कि आरक्षण अधिकार है, भीख नहीं है। उस अधिकार को लेने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने दिमाग को जो है खोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाकर के आपको आरक्षण का लाभ मिलता है। प्रशांत किशोर प्रशांत बौद्ध ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि जो जातियाँ हैं वो लोग संघर्षशील नहीं हैं, उन लोगों के पास टैलेंट नहीं है, वो लोग सड़कों पर नहीं लड़ते नहीं हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों का परिवेश उस तरह का बनाया हुआ है कि वो लोग उस स्थिति पर नहीं पहुँच पाते हैं कि वो लोग स्ट्रगल करें, क्योंकि उनका पहले इतना स्ट्रगल होता है कि वो फैमिली को स्टेबल करने में ही अपनी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर में इतनी हो जाती हैं कि बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत से लोग तो असल कारण की वजह से संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग गुमराह हैं, अंधविश्वास में, पाखंडवाद में, वो उस वजह से नहीं संघर्ष कर पा रहे हैं। और जो कुछ कर रहे हैं उनमें से कुछ को लाभ मिल भी रहा है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का हिस्सा है कि आपको संघर्ष करते रहना है। परिणाम आपको कब, किस तरीके से, कहाँ, किससे मिल जाए उसका कुछ पता नहीं है। आपने एक लाइन भी सुनी होगी कि आपको काबिल बनने की ज़रूरत है और सक्सेस तो आपके पीछे खुद आ जाएगी। आप सक्सेस के पीछे भागोगे, आपके अंदर काबिलियत है नहीं तो आप कामयाबी को कभी नहीं पकड़ पाओगे। आप काबिल बन जाओ, काबिलियत जो है आपको अपने आप मिल जाएगी, कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि उन्होंने किस मुद्दे को किस तरीके से आकलन किया है, ये तो उनसे पूछने का विषय है कि भाई आपको किस वजह से ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, और उन्होंने राजनीतिक चीज़ों को लेकर के क्या बोला होगा मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पे रैली बुलाए हैं, इस रैली का परिणाम
सरकार पर पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट पर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को ये दिखाने का, ये जवाब देने का ये उद्देश्य है, ये प्रयास है कि भाई यदि आप कल को आरक्षण के खिलाफ जाने की सोचते हो तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यवस्थित जो है कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। तो यहाँ पर जब आप इतना जनसैलाब देख सकते हो कि अपने हक अधिकारों पर अगर बात आएगी, आंच आएगी, तो इतने लोग, इतना जनसैलाब जो है वो आपकी दिल्ली में यहाँ पर आ सकता है। तो यदि आपने जो है अधिकारों पर हनन करने की कोशिश की तो फिर आप समझ लीजिएगा कि भैया क्या चीज़ें, परिस्थितियाँ जो है बन सकती हैं। तो ये उनको जो है एक अंदेशा है, एक उनको प्रयास है उनको ये बताने का, दिखाने का कि भैया आप जो है हक अधिकारों के साथ में मत खेलिए। रामलीला मैदान से ये जो महाआंदोलन था, महारैली था, ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया। क्या मानते हैं कि इस वजह से सरकार को डर लगा है, सदमा पहुंचे? डर वर कुछ नहीं है, उसके कुछ असल कारण थे जो कि जिस वजह से परमिशन नहीं मिली थी। और फिर उसके बाद में फिर चंद्रशेखर भाई ने मौसम को भी थोड़ा ध्यान में रखा, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। अब क्योंकि नेता तो टेंट वाटर प्रूफ के नीचे रहता है, लेकिन जो असर में दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ती हैं वो झेलनी पड़ती हैं आम लोगों को। तो उन लोगों की चिंता को समझते हुए स्टेडियम को बुक करा गया कि अब चाहे कितनी बारिश हो, अब सब लोग जो है वो अंदर सही रहेंगे।